जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए है। इसके अलावे वैसे बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि 12वीं बिहार बोर्ड के जो सिलेबस है उसका जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है और उसके जो लेसन है आपको 14 भारत का विभाजन एवं लिखित स्रोतों से अध्ययन, ठीक है ना, उसी का आज हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, इसे हम शुरू करते हैं। और इससे पहले भी इस चैप्टर के 3 एनालिसिस जो है वो आपको हो चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है साथियों वो क्या कह रहा है समझिएगा। अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो आप बताएंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है क्या कह रहा है समझिएगा। नहीं बुझाएगा आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि भाग्य चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेजी जाति को, ठीक है ना, बाध्य करेगा कि वह अपने भारतीय साम्राज्य से हाथ धो ले। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जो है वो आपको अरविंद घोष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो जाएगा आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही क्या हुआ था कि आपको यह वक्तव्य दिए थे क्या कि भाग्य चक्र किसी न किसी दिन जो है अंग्रेज जाति को बाध्य करेगा कि वह अपने भारतीय साम्राज्य से क्या कर ले, कि आपको हाथ धो ले, ठीक है ना। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है इन्हें हम लोग गुरुदेव के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि इन्हें हम लोग गुरुदेव के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। और इन्हें क्या है जानते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा जो था वो आपको क्या होता जानते हैं कि गुरुदेव की उपाधि जो है दिया गया था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि महात्मा गांधी के द्वारा किन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, तो आप क्या कहोगे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। इसके अलावा क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व कवि भी कहा जाता है। तो इन चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि विश्व कवि किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें क्या हुआ था कि आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो हम क्या कहेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में क्या हुआ था कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो था वो आपको दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा समझिए ध्यान से कि एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो हम क्या कहेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? तो आपको साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं और इन्हें विश्व कवि की उपाधि भी जो है वो आपको दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और होगा साथियों कि ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है इन्होंने भारत के जो आपको राष्ट्रगान है, ठीक है ना, जन गण मन, क्या है? जन गण मन, इस भारत के राष्ट्रगान को जो लिखा था वो आपको कौन लिखे थे जानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रगान है, इसके गायन की जो अवधि क्या है? तो देखिए, तो राष्ट्रगान की जो गायन की अवधि है वो आपको 52 सेकेंड है। क्या है? 52 सेकेंड है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि राष्ट्रगान की गायन की अवधि क्या है, तो हम क्या कहेंगे? 52 सेकेंड। और राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था कि आपको कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं 31 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और देखिए, ये जो भी एनालिसिस होती है जैसे ही आपको सीरीज का एनालिसिस समाप्त होगा, ठीक है ना, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेज सीतामढ़ी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होंगे वहां पर भी इसके लिंक को डाल दिया जाएगा। तो आप लोग वहां से जाकर क्या कर सकते हैं कि आपको चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इससे आप लोग समझेंगे। सबसे पहले इसे हम बड़ा कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। यही आपका जो है प्रश्न जो है वो आपको पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? देखिए ध्यान से कि द्वितीय विश्व युद्ध कब जो है वो आपको प्रारंभ हुआ था। कह रहा है ऑप्शन में 1 सितंबर 1939, 2 सितंबर 1945, 28 जुलाई 1914, 11 नवंबर 1918। तो देखिए, तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है साथियों, ये जो प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939
1939 को। अब प्रारंभ कैसे हुआ था? तो जब आपको क्या हुआ था कि जर्मनी द्वारा, क्या है, जर्मनी द्वारा आपको क्या हुआ था कि पोलैंड पर आक्रमण किया गया। क्या किया गया? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है ना। यही क्या था जानते हैं कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध का जो था वो आपको तत्कालिक कारण था। क्या था? तत्कालिक कारण। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से अगला ऑप्शन है 2 सितंबर 1945। तो 2 सितंबर 1945 को क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो था वो आपको अंत हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसका अंत कब हुआ था, तो आप क्या कहोगे? 2 सितंबर 1945 को। इसका मतलब ये हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपको 1939 से लेके 1900 कितना तक, तो आपको 45 तक चला था, ठीक है ना। यानी कि टोटल 6 वर्ष चला था। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि द्वितीय विश्व जो है वो आपको कितने वर्ष तक चला था, तो क्या कहेंगे? आपको 6 वर्ष तक चला था। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगा। देखिए कि ऑप्शन में 28 जुलाई 1914 दिया हुआ है। तो 28 जुलाई 1914 को क्या हुआ था कि आपको प्रथम विश्व युद्ध जो था वो आपको शुरू हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो था वो आपको शुरू हुआ था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना था। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो क्या कहोगे? 28 जुलाई 1914 को। फिर अगला ऑप्शन जो दे रहा है 11 नवंबर 1918। तो इस दिन क्या हुआ था कि आपको प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का क्या हुआ था कि आपको अंत हुआ था। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से समझना है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध का जो अंत है वो कब हुआ था, तब क्या कहोगे? 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? 28 जुलाई 1914 को। तो ये जो देख रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध, यह आपको 1914 से लेके 1918 यानी कि यह आपको 4 वर्ष चला था। कितना वर्ष चला था? 4 वर्ष चला था। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से एक आध प्रश्न और इससे पूछे जा सकते हैं। क्या है? पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे, तो आपको 37 देश। कितने देश भाग लिए थे? 37 देश। उसी में आपसे पूछ दिया जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था, तो आपको 61 देशों ने इसमें क्या किया था, क्या आपको भाग लिया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो विश्व युद्ध देख रहे हैं ये आपको 2 गुटों के बीच में जो है वो आपको हुआ था। एक तरफ आपको मित्र राष्ट्र और एक तरफ जो थे दूरी राष्ट्र, ठीक है। तो दोनों विश्व युद्ध में जो होते हैं वो आपको मित्र राष्ट्रों की क्या होती है, क्या आपको विजयी होती है। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं 32 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार और समझ जाइए। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 सितंबर 1939 को। और द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का जो तत्कालिक कारण क्या था, तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। तो इन चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है ना। और बाकी जो भी एनालिसिस है आप देख लीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आपको 4 वर्ष चला था 1914 से 1918, और द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्ष चला था 1939 से 1945। तो इन सभी चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, और आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे ताकि आपकी समस्या का हम समाधान जो है वो आपको कर सके। तो चलिए साथियों इसे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो आपको कौन थे। इस प्रश्न के बारे में भी हम लोग क्या किए थे कि आपको बहुत पहले भी चर्चा किए थे। लेकिन आइए इसे सबसे पहले इसके जो कुछ मूल बातें हैं उस मूल बातें को आपको बता दे ताकि आपको आसानी से जो है वो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए साथियों क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। ऑप्शन ए में जो कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी ब्रह्मदत्त, और ऑप्शन डी में जो कह रहा है वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए साथियों इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपको आचार्य विनोबा भावे, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का क्या है कि आपको सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध है क्या है, प्रथम विश्व युद्ध है, ठीक है ना। सॉरी प्रथम विश्व युद्ध कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो थे वो आपको कौन थे, तो हम क्या कहेंगे आचार्य विनोबा भावे। इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो द्वितीय सत्याग्रही थे वो कौन थे, तो आप क्या कहोगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो आपको तृतीय सत्याग्रही थे वो कौन थे, तो आपको ब्रह्मदत्त थे। कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही तो वो हो जाएंगे आचार्य विनोबा भावे, द्वितीय कहेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तृतीय कहेंगे तो आपको ब्रह्मदत्त। यहाँ से एक बात आती है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब हुई थी, ठीक है ना। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये जो व्यक्तिगत
सत्याग्रह है साथियों, यह आपको कब शुरू हुआ था? तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो आपको 1940 में क्या होता है कि शुरू हुआ था और यह 1941 तक जो है वो आपको चला था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको 1900 कितना में जानते हैं कि 40 में शुरू होती है और 1941 में जो होता है इसे गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, क्या जानते हैं कि ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है यह किसने शुरू किया था? ठीक है ना, तो हम कहेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। क्या कहेंगे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा जो था वो आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या होता है कि आपको शुरू किया गया था। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रपिता जो है किन्हें कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है ना, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा गांधी को महात्मा कौन कहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इधर जो देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आइए साथियों इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपका, समझिए। कह रहा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य विनोबा भावे। पूछेंगे द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही पूछेंगे ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो आपको कब शुरू हुआ था? 1940 में। कब तक चला था? 1941 तक। व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो आपको कौन थे? तो आपको आचार्य विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं और राष्ट्रपिता की उपाधि जो इन्हें दिया था वो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है ना, इन्हें महात्मा की उपाधि जो दिया था वो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना, तो ये जो एनालिसिस है वो आपको काफी डीप एनालिसिस हो रही है। इसके पीछे कारण है क्या कि आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे वो आपसे छूटे नहीं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उसका भी लेवल साथियों यही रहता है। बस ध्यान इतना रखना पड़ता है कि जो एग्जाम होते हैं उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका क्या काम कर रहा है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। बाकी जो पढ़ना है यही सब पढ़ना है। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो हम कहेंगे कि देश के जो थे वो आपको पहले गृह मंत्री थे। क्या थे? पहले गृह मंत्री थे। देश के पहले जो थे वो आपको क्या थे जानते हैं? कि आपको उप प्रधानमंत्री भी थे। क्या थे? उप प्रधानमंत्री भी थे। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं? तो कहेंगे हम क्या जानते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है कि 31 अक्टूबर को, कितने अक्टूबर को? 31 अक्टूबर को हमारे देश में जो होता है वो आपको राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बच्चों कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहोगे? 31 अक्टूबर को। किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पे। ठीक है ना, तो इन सभी चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझ गए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। देखिए कह रहा है कि भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना जो है वो आपको कब प्रस्तुत की गई? क्या है? कब प्रस्तुत की गई, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कि भारत विभाजन की जो योजना थी वो आपको सबसे पहले क्या हुआ था जानते हैं? कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो था वो आपको प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए में कह रहा है 3 जून 1947। ऑप्शन बी में कह रहा है 15 अगस्त 1947। ऑप्शन सी में कह रहा है 26 जनवरी 1947। ऑप्शन डी में कह रहा है 20 फरवरी 1947। तो देखिए, तो भारत विभाजन की जो योजना है ना वो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को जो था वो आपको प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न है कि सर ये जो माउंटबेटन है ये भारत का जो वायसराय बनकर आया था वो कब आया था? तो 24 मार्च 1947 को यह भारत का वायसराय बनकर आया था। और इसी ने भारत विभाजन की योजना को 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया था। और इसी माउंटबेटन जो योजना है उसके आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था वो आपको बनाया था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि लॉर्ड माउंटबेटन था क्या? तो आप यहाँ से याद रखिएगा यह भारतवर्ष का, किस वर्ष का? भारत वर्ष का यह अंतिम वायसराय था। क्या था? अंतिम
वायसराय था। तो इन चीजों को भी बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है कि भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय था वो कौन था, तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन था। और लॉर्ड माउंटबेटन आजादी के बाद भारत के प्रथम क्या होते हैं कि आपको गवर्नर जनरल भी जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, बनते हैं। फिर है 15 अगस्त 1947। तो इस दिन जो है वो आपको भारत जो है वो आपको क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए भारतीय स्वतंत्रता दिवस जो मनाए जाते हैं वो आपको कब मनाए जाते हैं जानते हैं, तो आपको 15 अगस्त को। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है 20 फरवरी 1947। तो 20 फरवरी 1947 को लॉर्ड इटली ने ब्रिटेन की संसद में एक घोषणा किया था। क्या किया था, एक घोषणा किया था, क्या जानते हैं कि जून 1948 तक, कितना तक, जून 1948 तक ये जो ब्रिटेन की सरकार है वो आपको भारत को क्या करेगा कि आपको छोड़ देगा। तो देखिए, तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत विभाजन जो है वो किस योजना का परिणाम है, तो आप क्या कहोगे, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन कौन था, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय था। और भारत के आजादी के बाद प्रथम क्या हुआ था कि आपको गवर्नर जनरल जो था वो आपको भारत का बना था। तीन चीजों को याद रखना है। यह भारत का वायसराय बनकर कब आता है, ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर 24 मार्च 1947 को आया था। यह भारतवर्ष का अंतिम क्या था, वायसराय था। इसको याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 15 अगस्त को, क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 20 फरवरी 1947 को ये जो आपको ब्रिटिश संसद है उसमें किसने घोषणा किया था कि जून 1948 तक क्या होगा जानते हैं, कि ब्रिटिश सरकार जो है वो आपको क्या होगा, भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। तो ये आपको लॉर्ड इटली ने क्या किया था कि घोषणा किया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जान लीजिए किस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए आगे चलेंगे और कुछ चीजें उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत विभाजन ब्रिटिश शासन की, ठीक है ना, किस योजना का जो है वो आपको परिणाम है। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन के बारे में अभी हम लोग क्या किए हैं कि आपको पढ़ रहे हैं, क्या है, पढ़ रहे हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि भारत का जो विभाजन है, ठीक है ना, वो आपको किस योजना का परिणाम है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ए में कह रहा है आपको माउंटबेटन योजना, बी में कह रहा है क्रिप्स मिशन योजना, उसके बाद बेबल योजना, और डी में कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको माउंटबेटन योजना। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब पेश की गई थी, तो हम कहेंगे 3 जून, क्या कहेंगे, 3 जून 1947 को, ठीक है ना। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन में कुछ चीजें दी गई जैसे क्रिप्स मिशन। तो साथियों याद रखना, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को क्या हुआ था कि आपको भारत जो था वो आपको आया था। और इसके जो अध्यक्ष थे ना वो आपको सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे इसके क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे क्रिप्स मिशन योजना को। और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक करके क्या किए थे कि आपको संबोधित किए थे, ठीक है ना। उसके बाद है बेबल योजना। तो देखिए, तो लॉर्ड बेबल जो है भारत का वायसराय बनकर कब आता है, 1943 में, क्या है, 1943 में, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है कि इसने भारत में जो उस समय की समस्याएं रहती है उस समस्या को सुलझाने के लिए क्या होता है कि अपनी एक योजना प्रस्तुत करती है, उसी को कहा जाता है बेबल योजना। क्या कहा जाता है, बेबल योजना। और इसी बेबल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए क्या होता है कि आपको शिमला सम्मेलन जो होता है वो आपको आयोजित होते हैं, क्या होते हैं, आयोजित होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि बेबल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन जो है किस वर्ष हुआ था, तो आप कहोगे 1945 में। कितना में, 1945 में। तो इन चीजों को बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए कि जो बेबल योजना है इस पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो क्या कहोगे, 1945 में। और यह शिमला सम्मेलन साथियों याद रखिएगा कि आपको 25 जून को शुरू होता है 1945 में, ठीक है ना। और उसके बाद यह जो समाप्त होता है 14 जुलाई, ठीक है ना, 1945 को, क्या है, 1945 को। तो ये जो शिमला सम्मेलन है यह आपको मुस्लिम लीग के जीत के कारण क्या रहता है कि आपको असफल रहता है, क्या रहता है, असफल रहता है। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से बात आती है कैबिनेट मिशन योजना। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना जो है वो आपको 24 मार्च, कितना मार्च, 24 मार्च 1946 को क्या हुआ था कि आपको भारत जो है वो आपको आया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है।
और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का क्या हुआ था, क्या को गठन हुआ था। तो इन सभी प्रश्नों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। और कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे वो आपको पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। तो इन सभी बातों को अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 35 नंबर प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा ना वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसे समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए मुझे नाचने का शौक था, उससे नचाना आता था। ये देखिए यहाँ सुनिए, अभी भाई साहब मुझे नचाना नहीं आता है क्योंकि अभी हम इस पे धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं, ठीक है ना। जिस दिन ट्रेंड हो जाएंगे हम भी क्या करेंगे भाई साहब, इसको नचाएंगे बढ़िया से, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सब्र का जो फल होता है ना वो आपको मीठा होता है, लेकिन ज्यादा सब्र करने पर फल जो होता है ना वो आपको पककर भी गिर जाता है, ठीक है ना। इसलिए जिंदगी में सब्र भी उतना ही करना चाहिए जितना से आपका काम चल सके। चलो चलते हैं आगे। तो हम भी प्रयास करेंगे साथियों जल्दी से इसे सीखने का, ठीक है ना, क्योंकि मुझसे भी अब न रहा जा रहा है। चलिए देखिए क्या कर रहा है देश के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, अजात शत्रु, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। अजात शत्रु देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो आपको कहाँ हुआ था? क्या है? कहाँ हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है छपरा, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी जीरादेई, ऑप्शन डी गोपालगंज। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो आपको जीरादेई। क्या है? जीरादेई। इसी जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 को इनका क्या होता है कि आपको जन्म होता है। और ये जो जीरादेई है साथियों समझ जाना यह आपको है कहाँ, तो यह जो जीरादेई है यह आपको सिवान में, कहाँ है? सिवान में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से एक बात आती है कि अजात शत्रु, ठीक है ना, और देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया है? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या? तो ये आपको संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इस बात को आपको याद रखिएगा। तो सीधे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो हम क्या कहेंगे? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर यहाँ से अगला प्रश्न आएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष जो है तो आपको कब चुना गया था? तो क्या कहेंगे? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। फिर यहाँ से एक बात आएगी क्या कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे? प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे ना वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर मेरे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे तो क्या कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि सर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जरा सा इसको भी बता दीजिए। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर क्या है? सच्चिदानंद क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको सिन्हा थे। क्या थे? सिन्हा थे। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे समझिए। तो थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए रिकॉल में क्या करना है इसे भी हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है ना, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें कौन सी उपाधि दी गई? याद रखिएगा, अजात शत्रु, देश रत्न। क्या है? देश रत्न। ये क्या थे जानते हैं? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कैसा अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना जाता है? 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मतलब कि संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष इन्होंने ही क्या था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था ना जीरादेई में। जीरादेई है कहाँ? तो आपको सिवान में। जन्म कब हुआ था? 1884 में। और इनकी मृत्यु जो होती है वो आपको 1962 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि ये सारे चीजें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और भी कुछ बातों को क्या करते हैं कि आपको जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या करते हैं? बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक समस्या, ठीक है ना, सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला जो है वो आपको प्रस्तुत किया गया था? क्या है? प्रस्तुत किया गया था। मतलब कह रहा है कि सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला जो था वो प्रस्तुत किया गया था? नेहरू फॉर्मूला, लीग फॉर्मूला,
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला, और आपका जो ऑप्शन नंबर डी है टैगोर फॉर्मूला। तो देखिए, तो ये जो क्या था कि सामुदायिक समस्या को सुलझाने के लिए 10 जुलाई 1944 को, कितना को 10 जुलाई 1944 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा एक आपको क्या था कि प्रस्ताव पेश किया गया था, उसी को कहा गया आपको क्या जानते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये सांप्रदायिक जो समस्या था वो किसके बीच में था, तो आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग के क्या था कि आपको मध्य था। तो इन्हीं समस्या को सुलझाने के लिए क्या हुआ था जानते हैं कि आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है उसको क्या किया गया था कि आपको पेश किया गया था, ठीक है ना। कब, तो आपको 10 जुलाई 1944 को। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से साथियों क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो आपको क्या थे, जान लीजिए, तो अंतरिम सरकार में आपको ये शिक्षा मंत्री थे। क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। और एक चीज और याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1959 में क्या किए थे जानते हैं, तो आपको स्वतंत्र पार्टी बनाए थे। क्या बनाए थे, स्वतंत्र पार्टी। तो मेरे बच्चों इसे आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी जो है किसने बनाया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे अंतरिम सरकार में कौन से मंत्री थे, इसको भी आपको याद रखिएगा। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में क्या है, अंतरिम सरकार में जो थे आपको शिक्षा और कला, क्या है, शिक्षा और कला मंत्री थे। क्या थे, कला मंत्री थे। और एक चीज और याद रखना है, किससे जानते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ये स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्या थे, स्वतंत्र, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के क्या है, भारत के प्रथम, क्या है, प्रथम व अंतिम, क्या है, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अगर आपसे पूछा जाए क्या किया जाए, भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो कौन हो जाएंगे जानते हैं, तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। तो आइए यहाँ से इन चीजों को रिकॉल करवा देते हैं ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला जो था प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर होगा राजगोपालाचारी फॉर्मूला, जो कि कब पेश किया गया था, 10 जुलाई 1944 को, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। 1959 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कौन सी पार्टी बनाई थी, तो आपको स्वतंत्र पार्टी। और अंतरिम सरकार जब 1946 में गठित हुआ था उसमें इनको कौन सा विभाग दिया गया था, शिक्षा व कला वाला जो विभाग है इन्हीं को मिला था। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि ये सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ बातों को और भी जो है जानने का क्या करते हैं कि आपको प्रयास करते हैं। चलिए देखिए तो क्या कह रहा है इस पर हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। ये क्वेश्चन को कल भी हम पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो देखिए तो जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की क्या थी, क्या आपको सरकार थी। किसकी सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री कहेंगे तो वो कौन हो जाएंगे जानते हैं, तो आपको लॉर्ड एटली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लॉर्ड एटली। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे कौन थे, तो लॉर्ड एटली थे। ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, क्या कहोगे, लेबर पार्टी की जो थी वो आपको सरकार थी। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ब्रिटेन में दो पार्टी है मुख्य रूप से जिसका नाम आपको याद रखना है, एक आपको लेबर पार्टी और एक जो हो जाएंगे वो आपको कंजर्वेटिव पार्टी। और अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में मुख्य रूप से दो पार्टी है, एक पार्टी जो है कौन है आपको रिपब्लिकन पार्टी और एक पार्टी जो हो जाएंगे वो आपको कौन से हो जाएंगे जानते हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो ये दोनों जो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक ये मुख्य रूप से अमेरिका के दो दल है। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है यह आपको मुख्य रूप से ब्रिटेन के क्या है, दो दल है। और भारत में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ बहुत सारी पार्टी है, ठीक है ना। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस करेंगे तो उनमें इन सारे चीजों को समझने का साथियों प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ बातों को और भी बताएंगे। तो ये जो आपको 38 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो आपको कब बना था, 4 जुलाई। कह रहा है कि आपको 1947, 18 जुलाई
1947, 15 अगस्त 1947, 20 फरवरी 1947। तो ये जो आप देख रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यह आपको 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ था कि आपको बना था। और इसी के आधार पर क्या है जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है दो आपको अधिराज्य बने थे 15 अगस्त 1947 तक। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या कहना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यह आपको ब्रिटेन की संसद से, ठीक है ना, पारित होने वाला जो है जानते हैं बिना किसी विवाद के, यह क्या था कि पहला बिल था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है यह आपको माउंटबेटन जो योजना थी उसी के आधार पर इसको क्या किया गया था कि आपको तैयार किया गया था। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि जय जवान जय किसान, ठीक है ना, और जय विज्ञान और जय अनुसंधान का जो नारा है वो किसने दिया था, ठीक है ना। बच्चों आप लोगों के मुंह पे ही याद होंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वो आपको क्या होगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है समझिए। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का जो नारा दिए थे कौन दिए थे? ऑप्शन ए में कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। क्या है? नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का जो नारा दिए थे कौन दिए थे जानते हैं? तो आपको यानी कि नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसमें और भी चीज होगा, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा भी इसी से संबंधित एक नारा सबसे पहले दिया गया था। तो इनके द्वारा जय जवान, क्या है? जय जवान, ठीक है ना, और जय किसान का नारा जो था 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान जो था वो आपको दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। फिर यहाँ से अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जय जवान क्या है? जय जवान जय किसान क्या है? जय किसान, ठीक है ना। जय विज्ञान क्या है? जय विज्ञान का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे? हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आइए यहाँ से इन चीजों को थोड़ा सा बढ़िया से आपको समझा दे ताकि आप गलती ना करें। क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? तो कहोगे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा दिए थे वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इसमें पूछेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इसका नारा दिए थे आपको नरेंद्र मोदी जी। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना। और बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक नारा दिए थे क्या? कि स्वतंत्रता हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध, क्या जानते हैं? अधिकार है। क्या है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ऐसा कहे थे कौन जानते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो दिए थे कौन दिए थे? तो क्या कहेंगे? तो आपको बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकमान्य के नाम से जानते हैं। और इन्होंने मांडले जेल में गीता रहस्य नाम के क्या कहते कि एक पुस्तक की रचना किए थे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गीता रहस्य जो है किसने लिखा था मांडले जेल में, तो आप क्या कहोगे? ये लिखे थे आपको यानी कि कौन? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक गरम दल के एक प्रमुख क्या थे कि आपको नेता थे, ठीक है ना। मराठा और केसरी जैसे जो समाचार पत्र है उसके क्या थे कि आपको संपादक भी रहे थे, ठीक है ना। तो ये जो 40 नंबर आपका प्रश्न, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस सेशन को हम लोग क्या करेंगे कि यहीं पे विराम देंगे। कल हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।